बोलो मैम। ये कौन था जो ऐसे बुला रहा है? सष्मिता पांडे। कुछ बच्चे जो रेगुलर क्लासेस में आते हैं वो अभी भी मिसिंग है, मैं उनका ही वेट कर रही हूँ कि आ जाए तो हम स्टार्ट कर लें अपना अच्छे से। चलो ठीक है, तब तक हम ये वाला देख लेते हैं जो पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा उसी को देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइस। तो हमने इस वाले यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं एज वी ऑल नो। देन हमने एनिमल क्लासिफिकेशन एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा है, एनिमल क्लासिफिकेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायनोमियल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायनोमियल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायनोमियल का मेनली जो मीनिंग था वो ये था कि टू वर्ड्स यूज होते हैं नेमिंग के लिए, जीनस एंड स्पेशीज, ठीक है। पहले तो मतलब हम इन टर्म्स को ही डिस्कस कर लेते हैं तब तक, और जनरल नॉलेज, बिकॉज आपको पता होना चाहिए अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट वर्ड हमने यूज करा है जीनस एंड देन हमने यूज करा है स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज का मेनली सबको ही पता होता है कि वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम जीनस में क्या देखते हैं, उसके अंदर और थोड़ी क्लोजली रिलेटेड होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने सब स्पीशीज देखा था। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो उसके अंदर क्या हुआ था, स्पीशीज के अंदर ही, जैसे कि एक जीनस है, जीनस के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आए तो उनको हमने स्पीशीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक स्पीशीज है, उसी स्पीशीज के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ गए, लिटिल चेंजेस, डीएनए या उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उनके बेसिस पे चेंजेस नहीं आते हैं। अगर वो उनका जो मॉलिक्यूलर बेसिस है अगर उसमें चेंज आ जाते हैं तो वो अलग ही स्पीशीज बन सकती है थोड़े टाइम बाद इवोल्यूशन के साथ साथ, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पीशीज के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ गया तो हम उसको सब स्पीशीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? यस मैम। हाँ। तो उसके बाद क्या है, जब सॉरी, जीनस और स्पीशीज हम यूज करेंगे देन इट इज बायनोमियल। इफ वी आर यूजिंग द थर्ड टर्म दैट इज सब स्पीशीज, देन वी टर्म इट एज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन आप सबको पता होगा जब हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन लिखते हैं, आई थिंक मैं मोस्टली प्रैक्टिकल्स का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में जब हमें किसी स्पेसिमेन की क्लासिफिकेशन लिखनी होती है तो उसमें 6-7 टर्म यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि उसमें जीनस, स्पीशीज यूज करते हैं, फाइलम, सब फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, ये सब चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें 7 टर्म्स यूज करी जाती हैं एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली उसकी क्लासिफिकेशन दिखाने के लिए। तो उसी टाइप में अब हम आगे, जैसे हमने कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज हमने पढ़ लिया था, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के अंदर हमने 3 कंसेप्ट पढ़े थे। पहला था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला, एंड देन सेकंड वन इज द morphological concept of species and third one is the phylogenetic conceptual, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, अलग स्पीशीज क्रिएट नहीं कर पाते हैं, थोड़े बहुत कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं तो वो हो जाती है, ठीक है। देन हमने मॉर्फोलॉजिकल में देखा था, मॉर्फोलॉजिकल में हमने क्या देखा था कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनकी जो शेप साइज, इनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है जिसकी वजह से क्या है वो अलग स्पीशीज डेवलप हो सकती है, सब स्पीशीज बना लेती हैं। देन हमने फाइलोजेनिक देखा था जिसके अंदर क्या था, उनके कॉमन एंसेस्टर से उठा के उनको एज अ ट्री रिप्रेजेंट करा जाता है जिसमें हर एक जो ब्रांच होगी वो ट्री की वो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इस मेथड के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा स्पीशीज किससे कितना रिलेशन है, और वो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन होता है।
एक दूसरे पे डिपेंड करके वो इवोल्व नहीं करते हैं या एक दूसरे के फीचर्स देख के नहीं करते हैं, डिपेंड करता है उनके हैबिटेट के ऊपर कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो उसी तरह के फीचर डेवलप कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपने एक थ्योरी के बारे में पढ़ा हो जिसमें सॉरी क्या बोलते हैं इसको, गेन ऑफ फंक्शन एंड लॉस ऑफ फंक्शन का कुछ ऐसा कंसेप्ट था एक, जिसमें क्या था कि जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, वो चल रहा है और वो एबिलिटी गेन कर रहा है, उसमें फीचर्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी ऑर्गन का यूज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल निल है, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे वो ऑर्गन लॉस हो जाता है। ये एक थ्योरी दी थी साइंटिस्ट ने। इसके अंदर एक जो केव फिशेस होती है उनका भी एग्जांपल दिया गया था कि वो जैसे कि वो पानी के नीचे रहती हैं, बहुत नीचे रहती है, तो वहां पे वैसे ही अंधेरा रहता है। ठीक है। तो वो इतना अंधेरा होने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपनी आंखों का यूज कम कर दिया था, एक टाइप से बिल्कुल ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो एट प्रेजेंट वो ब्लाइंड है। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी आंखें चली गई। तो इस तरह से क्या है, वो एक फाइलोजेनी में हम देखते हैं कि उनका इवोल्यूशन हुआ है डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट, कि वो किस तरह से रही थी। वैसे ही कल मैंने डार्विन फिंचेस का भी एग्जांपल दिया था आप लोगों को, कि अपने हैबिटेट यस के मैम। अकॉर्डिंग, हैबिट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना वो कर लिया, बीक साइज को चेंज कर लिया, धीरे धीरे जिस तरह वो एनवायरनमेंट में रहने लगी उन्होंने अडेप्ट कर लिया खुद को। तो इसी तरह से फाइलोजेनी के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज बनी है, स्पीशीज के अंदर भी सब स्पीशीज बनी है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैम ये जो फाइलोजेनेटिक स्पीशीज का कंसेप्ट है, इसमें हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को भी कंसिडर कर सकते हैं ना? हाँ, डाइवर्जन में मेनली क्या होता है आप बताओ मुझे। मैम एक कॉमन एंसेस्टर होता है, उससे फिर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इवोल्यूशन होता है। एक टाइप से यही हुआ ना कि वो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन है, क्योंकि जिस यस तरह के मैम। हैबिटेट के अंदर वो रहे वैसे ही उन्होंने डेवलप कर लिया अपने फीचर्स को, यस है मैम। ना। तो इसको हम मान नहीं सकते क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन है। अगर हम उनका फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर हम एक कॉमन इंसेस्टर से उठाएंगे, देन हम उनकी जीनस स्पीशीज सब स्पीशीज इस टाइप से हम उनको एज अ ट्री की ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। इसका एक पूरा मेथड है, बेसिकली पूरा एक टॉपिक है, मैं अपने मास्टर्स में पढ़ चुकी हूँ इसको। भाई मेरा, मैं सही बताऊँ ना, मेरे को पेपर में वो करना था, क्लास में मैं उस टाइम एब्सेंट थी जिस टाइम वो मेथड करवाया गया था। मेरा दिमाग खाली हो गया था, मैं पागल हो गई, मैं इसको समझू कैसे, इतनी कैलकुलेशंस थी उसके अंदर, फाइलोजेनी ट्री के अंदर एट द एंड। मतलब कि यूं होता है जैसे हमारे प्रैक्टिकल में हमें कुछ इस तरह से था कि हमें सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी हम ऑनलाइन, देखो सबको पता है भाई हमारे पास फोन है, लैपटॉप है, हर चीज निकाल सकते हैं हम। ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर से हमें फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए हमें दिया गया था प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, वो मेरे से हो गया है, पर जो कैलकुलेशंस है हमें, ओ भाई बायो वाले बच्चों को इतना प्रॉब्लम होती है ना कैलकुलेशंस के अंदर, कि कैलकुलेशंस करके उसके बाद हम फाइलोजेनेटिक ट्री बता रहे हैं कि ए स्पीशीज बी से कितना रिलेटेड है, ए कौन सी ब्रांच पे आएगा, बी कौन सी ब्रांच पे आएगा। मतलब ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, बट यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये कंसेप्ट बताना है क्या है। ठीक है, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि बहुत दिमाग खराब कर देती है कई बार बायो भी। ओके मैम। ठीक है। तो आप कर सकते हो इसको, डाइवर्जन वाले को ऐड कर सकते हो, बिकॉज एक कॉमन एंसेस्टर ही है और हम उसका फाइलोजेनेटिक ट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एज वो नेमिंग के अंदर ही दिखाना है हमें कि हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से। और कोई किसी को कुछ पूछना। ओके देन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की। ना, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अभी तक हमने क्या करा है, हमने बायनोमियल नेमनक्लेचर को देखा है। ठीक है, उसने क्या करा है, उसने सभी ऑर्गेनिजम्स को यूनिक नेम्स दिए हैं। यूनिक नेम्स का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। मैच हो रही है तो उनका मतलब जीनस मैच हो गया, लेकिन आगे जो उसकी स्पीशीज थी वो अलग हो गई। ठीक है।
अगर उनकी स्पीशीज भी सेम है देन हम उसके बाद उसको क्या करेंगे, सब स्पीशीज के अंदर डिवाइड करेंगे, वो अलग हो गई। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे हर एक ऑर्गेनिज्म के पास उसकी खुद की आइडेंटिटी है, ठीक है। Linnaeus also grouped the species into a hierarchy of increasingly inclusive categories, that is, species into genera. तो लीनियस ने क्या करा था, स्पीशीज को कुछ इसी तरह से एक सीरीज के अंदर डिवाइड करा था जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे थी, जैसे कि स्पीशीज इनटू जेनेरा। जेनेरा क्या है, जैसे कि ये हमारा एक जीनस है, इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर 2 स्पीशीज हैं, ठीक है। देन अब इस स्पीशीज को भी हमने आगे डिवाइड कर लिया था, इसके अंदर फिर से 2 सब स्पीशीज हैं, इसके अंदर फिर से 2 सब स्पीशीज हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जेनेरा, देन स्पीशीज, देन सब स्पीशीज। तो इस तरह से उसने, सॉरी, इस तरह से उसने क्या करा था, उसने एक हायरार्की डेवलप करी थी इनको ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप के अंदर डिवाइड करने के लिए, as this would reveal more information regarding their similarity as relationship to one another। ठीक, अब जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह से पढ़ रहे हैं कि पहले हमने पूरा का पूरा एक जेनेरा डिसाइड कर लिया कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं, फिर हमने उसके अंदर देख लिया कि ये स्पीशीज थोड़ी सी अलग है, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म थोड़े थोड़े अलग अलग है, तो इनको हमने स्पीशीज में डिवाइड कर दिया। देन हमने इनको सब स्पीशीज के अंदर डिवाइड कर दिया, फिर हमने इनके ऑर्डर, फाइलम, ये सब चीजें देखी। तो क्या करा, इस स्टडी को करते करते हमने ये भी तो देखा ना कि वो एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं और वो कितने अलग अलग डिफर करते हैं, कौन से कैरेक्टर्स के अंदर डिफर करते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमने इन चीजों को अलग करा है। तो इसी तरह से हमने इनकी रिलेशनशिप्स को भी पढ़ा कि ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है और कितना डिफर करते हैं। Thus, a number of closely related genera are grouped together into family। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले क्या करा, एक जो जेनेरा है, एक क्लोजली रिलेटेड जेनस जो है, उसको एक फैमिली के अंदर ग्रुप कर दिया, जिसके अंदर अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज इनटू अ ऑर्डर। इसमें इसने देखो, पहले हमने यूज करा इसकी फैमिली कौन सी है, ठीक है। देन फैमिली के अंदर ही जो कुछ फीचर, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऐसे ग्रुप हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि उनके फीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया देन ऑर्डर के अंदर। तो ऑर्डर क्या है, अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स इनटू क्लासेस। अब इन ऑर्डर्स के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, उसको देन हमने फर्दर क्लास के अंदर डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस इनटू फाइलम, अ डिवीजन ऑफ केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं, देन हमने इसको फाइलम में डिवाइड कर दिया, एंड द वेरियस फाइला इनटू किंगडम। अब सारे के सारे जितने फाइलम थे वो क्या हो गए, किंगडम हो गए। तो हम कुछ इसी तरह से लिखते हैं ना, जब हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं, पहले किंगडम था, किंगडम में हमने फाइलम डिवाइड कर दिया, देन हमने क्लास डिवाइड करी, उसके बाद हमने ऑर्डर लिखा, फिर हमने फैमिली लिखी, देन हमने जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, ये इनका एक जो इंक्रीज। कुछ नए बच्चे आए हैं, गर्वित, प्रियंका, रिया दुबे, आप बताओ मुझे, आपको क्लियर हो रहा है? प्लीज गाइस रिस्पॉन्ड टू माय क्वेश्चन। ओके, आई थॉट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। देन ताहिरा, नैन्सी, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कैटेगरी है इन क्लासिफिकेशन वर द किंगडम। जैसे कि हमने यहाँ से देख ही लिया है कि सबसे पहली जो कैटेगरी है, जो सबसे बड़ी है, वो क्या है, किंगडम है। नाउ अदर हायर कैटेगरी ऑफ डोमेन हैज बीन एडेड टू इंक्लूड द किंगडम। उसके बाद डोमेन ऐड करा जाता है, इससे भी जो बड़ा है, जिसके अंदर किंगडम्स ऐड होते हैं। The name of the higher category are often synthesized from Latin word in the same manner as generic or species name and always start with the capital letter। जब हम किसी किंगडम का नाम लिखते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, हमें या तो हम उसे इसमें, सॉरी, उसे लैटिन वर्ड से लिया जाता है, एंड देन जिस तरह से हम जीनस और स्पीशीज को लिखते हैं उसी तरह से हमें इसको लिखना होता है कि जो पहले वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होएगा। ठीक है, जैसे रेप्टिलिया लिखा है,
एम्फीबिया, मैमेलिया, इन सब के जो पहले लेटर है वो क्या है, वो कैपिटल है। Their common version, however, do not begin with capital letters such as amphibians, mammals, annelids. अगर हम इन्हीं को थोड़ा वो करते हैं, प्लूरल के अंदर लिखें, पर तो इनको क्या है, इनको हम उसमें नहीं करते हैं, कैपिटल के अंदर नहीं करते हैं। Taxonomic terms above the level of genus and species are not italicized. हमने जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना होता है तो जीनस और जो स्पीशीज हैं, ये दो ऐसे वर्ड होते हैं जिसे हम इटैलिक में लिखेंगे। लेकिन अगर इससे ऊपर वाले जो ऑर्डर, क्लास या फाइलम है या किंगडम है, जब उनको लिखते हैं तो उनको इटैलिक में लिखने की जरूरत नहीं होती है। So that 7 main hierarchical taxonomic category used in the classification and give you an idea of classification of organism using 2 examples that of human and dog. इसने बोला है कि 7 ऐसे हायरार्कियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम यूज करते हैं, 7 टैक्सोन्स होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। पूरा का पूरा जब क्लासिफिकेशन लिखा जाता है, किसी की आइडेंटिफिकेशन लिखी जाती है, तो उसके अंदर हम 7 टर्म्स यूज करते हैं। Taxonomic have the options of subdividing these 7 ranks even further to recognize more than 7 taxa. उनके पास इन 7 रैंक से अलग भी रैंक प्रेजेंट हैं। अगर इनसे नहीं लिख रहे हैं तो हम जैसे सुपर फाइलम यूज करते हैं, फाइलम के बाद सुपर फाइलम यूज करते हैं, क्लास के बाद हम सुपर क्लास भी यूज कर लेते हैं, ऑर्डर के बाद सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, या सुपर फैमिली या सब फैमिली, एंड अनदर फॉर एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी पर्टिकुलर ग्रुप, देखो एज की हम सबको पता है कि जो डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, ठीक है। इवोल्यूशन साथ साथ वर्क करता है, तो इससे क्या है कि स्पीशीज के अंदर चेंज आता रहता है। ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी जल्दी चेंज आ जाता है। इवोल्यूशन जो है वो सबको पता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मिलियंस ईयर गुजर जाते हैं किसी एक चीज को चेंज होने में, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट। तो चेंजेस होते हैं, तो कोई भी ऑर्डर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ 7 में डिवाइड नहीं कर सकते, मे बी उनके अंदर और ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो उनके लिए ये जो सुपर फैमिली, सब फैमिली या सुपर क्लासेस, इस तरह की टर्म यूज करी जाती है कि एक ही क्लास के अंदर अलग, अगर बहुत ज्यादा वैरायटी है तो हम उनको फर्दर जो है छोटे छोटे टेक्सोन्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे, उनके लिए हमें अलग अलग टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स यूज करी जाती है। इन्होंने बोला था ह्यूमन और डोमेस्टिक डॉग का एग्जांपल लेके 7 जो ये है टेक्सोन्स हैं, हमने इनको दिखाना है, ठीक है। तो जो डोमेन होता है इन दोनों का क्या है, यूकैरिया है, यूकैरियोट होते हैं दोनों के दोनों। देन किंगडम, इट इज एनिमेलिया, दोनों के अंदर। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, दोनों में सेम है। क्लास दोनों मैमल्स हैं, मैमेलिया। ऑर्डर देखे तो ह्यूमन क्या है, वो प्राइमेट है, जबकि जो डॉग है वो है कार्निवोरा। फैमिली देखे तो होमिडिया एंड इसकी है कैनिडिया। जीनस देखे तो होमो, इसका कैनस। स्पीशीज देखे तो सॉरी सैपियंस एंड फैमिलियारिस। तो अगर हम इनका नाम लिखना चाहे तो ह्यूमन को हम बोलते हैं होमो सैपियन, और हम डोमेस्टिक डॉग को हम बोलते हैं कैनिस फैमिलियारिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। नैन्सी ताहिरा। देन अब हम देख लेते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम चलाते आ ही रहे हैं। अब मॉडर्न में हम क्या करते हैं, humans had learned to give living organisms specific name very early in history. Aristotle 384 to 322 BC, ठीक है। तो इसमें क्या है, इतना टाइम हो चुका है, इतनी पहले ही जो एरिस्टोटल थे उन्होंने, मतलब यूं लगाओ कितना टाइम हो गया है साइंस को डेवलप हुए हुए। इतने टाइम पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नेमिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन एट प्रेजेंट भी एक टर्म यूज करी गई थी, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है पर उसका मीनिंग मुझे अच्छे से याद है। एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म यूज है कि जो अर्थ है वो एक एक लाइब्रेरी है, बर्निंग लाइब्रेरी, आई थिंक ऐसा कुछ यूज करा गया है। तो मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई है लेकिन वो खत्म होती जा रही हैं, जबकि साइंस कितने टाइम पहले डेवलप हो गई थी। तुम लोग देख सकते हो कि जो डेट है उसी से पता लगा सकते हो कितने टाइम पहले से ढूंढ रहे हैं, साइंटिफिक सर्च करते चल रही हैं, बट स्टिल बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिटी है, ठीक है। इसने क्या करा था, रिकॉग्नाइज करा था 2 किंगडम्स को, एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स और प्लांट्स, इसने 2 किंगडम ही उस टाइम पे नाम दिए थे।
तो क्या है, एरिस्टोटल्स टाइम बायोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू असाइन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू वन और टू दीज किंगडम्स। तो उस टाइम क्या था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इतनी ज्यादा, एट प्रेजेंट तो हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, हम चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इतना भी नहीं था, बट हाँ वो कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कोशिश करी थी कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक या दो किंगडम के अंदर ही वो डिवाइड कर दें, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उस टाइम पता नहीं था, बट स्टिल इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो कहीं ना कहीं फीचर्स वेरी करते हैं, ठीक है। However, this presented serious problem as many organisms were claimed by both botanists and zoologists। तो ये इनमें से जो है कुछ बोटनिस्ट थे, कुछ जूलॉजिस्ट थे। उस टाइम पे जब उन्होंने दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करी, तो नहीं हो सकता, हमें भी पता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे उस टाइम पे। Several alternative systems were suggested to classify unicellular organisms। तो उसके बाद क्या हुआ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने और सिस्टम्स यूज करे, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना। ओवर द टाइम टैक्सोनोमिस्ट रिकॉग्नाइज्ड important difference between न्यूक्लिएट बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड ऑल अदर न्यूक्लियस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ठीक है। उस टाइम पे इन्हें इतना नहीं पता था, बट स्टिल जब इन्होंने सर्च करनी शुरू करी, तो इन्हें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिले, अलग अलग टाइप के। तो इन्होंने सोचा कि ये बहुत मुश्किल है कि हम इनको सिर्फ एनिमलिया और प्लांटी के अंदर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ इस तरह की अलग अलग स्पीशीज मिली, जिसके अंदर इन्होंने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को नोट करा, जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स थे। In 1969, American ecologist Robert H.W. Whittaker proposed five kingdom classification। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने कौन सा, पहले वाले इन्होंने सिर्फ दो किंगडम रखने की कोशिश करी थी, पर वो नहीं हो पाया। उसके बाद 69 के अंदर, 1969 के अंदर जो रॉबर्ट थे उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करा, जिसके अंदर पहला था मोनेरा, जो कंटेन करता था प्रोकैरियोट्स को। देन प्रोटिस्टा containing single celled eukaryotes, protozoa and unicellular algae, ठीक है। दो ये थे। देन multicellular organisms were placed in three kingdoms based on their mode of nutrition and other differences in their organisms। ये जो मोनेरा और जो प्रोटिस्टा थे, इसके अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। उसके बाद जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए अलग से तीन किंगडम बनाए गए। डिपेंड करता था उनके न्यूट्रिशन के ऊपर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो किस तरह से अपना बॉडी की जो ग्रोथ है वो मेंटेन रखते हैं, या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उसके डिफरेंसेस को नोट करते हुए इन्होंने तीन किंगडम्स के अंदर डिवाइड करा। किंगडम प्लांटी इंक्लूडिंग मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, मल्टीसेलुलर एल्गीज। मेनली इसके अंदर क्या थे, मल्टीसेलुलर प्लांट्स को ऐड करा गया था प्लांटी के अंदर। देन दे एडेड एज किंगडम फंजाई। इसके अंदर क्या थे, मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, हमने पहले पढ़ चुके हैं ये चीज, किसी को ये टर्म याद है तो, ठीक है। यीस्ट, मशरूम्स एक्सेट्रा विच डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बट ऑब्टेन इट बाय एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फंगाई का एक अलग से उन्होंने बनाया। देन किंगडम एनिमेलिया, जो कि इंक्लूड करते थे नॉन कॉर्डेट्स को एंड कॉर्डेट्स को, ठीक है। इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स यूज करे थे। His five kingdom classification was accepted by most zoologists। कि जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने कोशिश करी थी कि सिर्फ दो किंगडम के अंदर ही काम चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। देन रॉबर्ट ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करा, जिसके अंदर मोस्टली ऑर्गेनिजम्स कवर हो रहे थे। तो उस टाइम जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, ठीक है। Molecular studies have revealed that the ribosomal RNA is conserved in evolution, which means that closely related organisms that have a common ancestor are likely to have similar ribosomal RNA, and distantly related organisms have ribosomal RNA that is not similar but still could have enough similarity to show a decent common ancestor। उस टाइम जब मॉलिक्यूलर स्टडीज चल रही थी, तो उन्होंने ये चीज निकाली कि जो राइबोसोमल आरएनए, जो आरआरएनए है, वो क्या है, वो कंजर्व्ड है। यानी कि जब इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो जो कॉमन एंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे, मेनली उनके अंदर सिमिलर आरआरएनए है, ठीक है। लेकिन
जो ऑर्गेनिजम्स थोड़ा बहुत अलग अलग है, मतलब मान लो मेरी खुद की बहन है या मेरा खुद का भाई है, ठीक है, मेरे पापा है, कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन अगर मैं अपने दादा की बात करूं तो उनके 2 बच्चे हैं, देन फिर मेरे पापा के 2 बच्चे हैं, देन फिर मेरे चाचा के 2 बच्चे हैं। अगर इस तरह से लेके जाऊँ तो क्या होगा? थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस तो आएँगे ना। अगर मैं अपनी कज़िन के साथ अपने आप को रिलेट करूँ तो थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा, लेकिन कॉमन एंसेस्टर तो एक ही है ना दादाजी। ये बात सबको क्लियर है आरआरएनए के कांसेप्ट में? यस मैम। है ना? क्योंकि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस भी हैं। These studies have led systematics to conclude that all the life share a common ancestor. तो इस स्टडी से उन्होंने क्या कंक्लूड कर दिया कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, कहीं ना कहीं जाके वो एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करती हैं। जो भी उनका ओरिजिन है वो एक ही है, ठीक है। In recent years, systematics have taken phylogenetic relation into an account and depict evolutionary relationship among organisms as branching phylogenetic tree. ये बात हमने देखी थी कि हम किसी कॉमन एंसेस्टर को उठा के उसको डिवाइड करते हैं ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइलोजेनेटिक ट्री देखते हैं जिसके अंदर हम उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी कर पाते हैं ज्यादा अच्छे से। New information providing a clearer understanding of evolutionary relationship among the organisms has challenged five kingdom classification system. अब जैसे ही हमने फाइलोजेनेटिक ट्री को यूज करना शुरू करा तो हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता चला। जैसे ही हमें ये पता चल रहा है कि वो स्पीशीज उससे इतना रिलेट करती है या इतना इवोल्व हुई है, ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, अब इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो दोबारा से क्वेश्चन दिमाग में आया ना कि इतनी सारी अलग-अलग वैरायटी हैं तो उसको हम सिर्फ 5 किंगडम के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? Based on the information in the sequences of genes, ribosome RNA, American biologist Carl Woese and his co-worker proposed 1990 that fundamental differences between organism is not based on the presence or absence of nucleus, but living organism descend from one of three original line derived from the common ancestor. इसके बाद हम अगर अगेन मैं तुम्हें फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ कि हमने कार्ल वोस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था और उसने जो 3 डिसेंडेंट डिवाइड करे थे, याद हो तो भाई बच्चों, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, जिसमें हमने यूकैरियोटा सबसे पहले पढ़ लिया था, ठीक है। देन हमने बैक्टीरिया पढ़ने की भी कोशिश करी थी भाई, ठीक है। यस तो मैम। उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने 1990 के अंदर जो अपना ये जो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, तो इसका कहने का मतलब था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो सिर्फ इस बात पे बेस्ड नहीं है कि उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उन्होंने अलग-अलग, क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं वो एक ही एंसेस्टर से हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस तरह से 3 एंसेस्टर्स मान लिए, 3 ओरिजिन मान लिए कि यहाँ से शुरू हुए होंगे, जो कि बैक्टीरिया थी, जिसके अंदर सारे के सारे ट्रू बैक्टीरियाज़ को कंपेयर करा गया। आर्किया के अंदर क्या था? डिफरेंटिंग फ्रॉम बैक्टीरिया इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस एंड रिलेटेड मोर क्लोजली टू यूकैरियोट देन बैक्टीरिया। The eukarya, including all the single-celled and multicellular forms with a formed nucleus, the eukaryotes. These three major groups are now called as domains. In 3 groups को हम domains बोलते हैं। Biologists believe that all the 3 domains evolved from a common prokaryotic ancestor. ठीक है, biologists ने मान लिया कि जो तीनों के तीनों हमारे domain हैं, that is bacteria, यूकैरिया एंड आर्किया, ये तीनों के तीनों एक ही प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर से डेवलप होते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिकॉल करो, याद करो, हमने पढ़ा था, ठीक है। अर्लियर किंगडम प्रोटिस्ट इज नो लॉन्गर वैलिड एंड ऑल द ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर नाउ रिगार्डेड एज सेपरेट किंगडम अंडर द, नहीं उठे उन्हें यूकैरियोटा जो डोमेन है उसके अंदर हमने पढ़ना है, उस किंगडम के अंदर हम उसको पढ़ रहे हैं। Animals are placed in group Opisthoconta, which also includes the fungi and coanoflagellates that are more closely related to animal
हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देन गाइस हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो मुझे जल्दी बताओ, अदरवाइज सेकेंड ईयर क्लास के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है भाई, जल्दी बताओ मुझे इसमें से किसी को कुछ पूछना हो, एनी डाउट। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन तक हम कर चुके हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे कल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी प्लान, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं यू कैन से, वो किस तरह से उसके अंदर सेट कर रखे हैं, फिट कर रखे हैं, ठीक है। देन फर्दर तो हम जर्म लेयर एंड बॉडी कैविटी, ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी, मेटाजोन्स, इसके आगे हम डिटेल्स में चलते ही चलेंगे जैसे हमारा सिलेबस कवर अप होता जाएगा। सो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों वही बताओ, जिन्होंने सेकंड ईयर वालों ने सुना है वो भी बताओ मुझे, क्या ये टॉपिक सबको क्लियर है, और अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप बताओ। कुछ तो दिखाया करो भाई, डाउट ऐसे नहीं करा करो। अच्छा ये मीटिंग है ना, एक बार एंड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सभी बच्चे अगेन रीजॉइन करेंगे ताकि हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें।